तो आज हम जो प्रश्न देखेंगे सब्जेक्टिव के रूप में, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है बिहार बोर्ड के लिए, और सभी प्रश्न जो रहेंगे सभी वीवीआई रहेंगे, जो कि मैट्रिक एग्जाम से रिलेटेड हैं। आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हमने हिस्ट्री का दिया था, आज बायोलॉजी का है और फिर अगले सेट में किसी और सब्जेक्ट का रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके, ताकि आप परीक्षा से पहले वीडियो को समय पर देख सकें और उससे लाभ उठा सकें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बायोलॉजी के सब्जेक्टिव प्रश्नों में हम जो पहला प्रश्न देखेंगे वो है ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये मैट्रिक एग्जाम के लिए बिल्कुल वीवीआई है, आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। तो इसका जवाब है कि ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले कारक जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन मुख्य हैं। आप याद रखेंगे ग्रीन हाउस को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो मुख्य रूप से 3 है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन मुख्य रूप से हैं। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रभाव में अधिक योगदान देती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में एक समान रूप से वितरित है। इसके विपरीत जलवाष्प केवल पृथ्वी की सतह के निकट पाई जाती है। ओजोन जो है वायुमंडल के उच्च स्तरों में पाई जाती है। ओजोन वायुमंडल के उच्च स्तरों में पाई जाती है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि डीएनए क्या है। आप अक्सर नाम सुनते होंगे डीएनए टेस्ट। तो देखिए इसी के बारे में आज हम जानेंगे डीएनए क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम पहले हम जान लेते हैं कि डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। याद रखेंगे आप, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। यह गुणसूत्र का मुख्य घटक होता है तथा आनुवंशिक सूचना का वाहक होता है। मेन पॉइंट है, यह गुणसूत्र का मुख्य घटक होता है तथा आनुवंशिक सूचना का वाहक है। सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिसर ने 1869 ईस्वी में यानी कि 1869 में पस कोशिकाओं के केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, पस कोशिकाओं के केंद्र से डीएनए को पृथक किया तथा इसका नाम न्यूक्लिन रखा। इसी को नाभिक अम्ल कहते हैं। इसी को हम नाभिक अम्ल भी कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विकास की आधुनिक धारणा क्या है। जैव विकास की आधुनिक धारणा क्या है? तो इसका जो जवाब होगा कि जैव विकास की आधुनिक धारणा के अनुसार जीवों में आनुवंशिकता, विभिन्नताओं तथा प्राकृतिक वर्ण तीनों की अभिक्रिया से नई जातियों का निर्माण होता है। ये सभी प्रश्न आप जो देख रहे हैं बिल्कुल मैट्रिक एग्जाम के लिए वीवीआई हैं, आप इसको बिल्कुल रिपीट करेंगे। इसका जवाब एक बार और सुन लीजिए। जैव विकास की आधुनिक धारणा के अनुसार जीवों में आनुवंशिकता, विभिन्नताओं तथा प्राकृतिक वर्ण तीनों की अभिक्रिया से नई जातियों का निर्माण होता है। क्लियर है? चलिए हम अगला जानते हैं गुणसूत्र, जो कि मैट्रिक एग्जाम के लिए ये प्रश्न भी बिल्कुल वीवीआई है। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्रों के 2 कार्य लिखे। ये प्रश्न भी मैट्रिक एग्जाम के लिए बिल्कुल वीवीआई है, मात्र 2 नंबर के आते हैं प्रश्न। ये गुणसूत्रों के 2 कार्य लिखे, तो इसका जवाब होगा कि गुणसूत्र के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है कि गुणसूत्रों पर स्थित जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। फिर से सुन लीजिए, गुणसूत्रों पर स्थित जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। दूसरा है कि गुणसूत्र वंशागति का भौतिक आधार है। गुणसूत्र वंशागति का भौतिक आधार है। तो प्रश्न है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। यानी कि जो भोजन हम कर लेते हैं, अब भोजन जो पचता है और हमारे मुंह में जो लार बनता है वो पाचन में कैसे सहायक है, उस लार की हमको चर्चा करना है। तो चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जो कि इनमें उत्पन्न होने वाला रस लार कहलाता है। क्या कहलाता है? लार कहलाता है। इस रस में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है। यानी कि लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको हम टाइलिन कहते हैं। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में पचित होता है। तो इस प्रकार से जो लार है भोजन के पाचन में सहायक होता है और इसकी भूमिका होती है। अब हम सवाल नंबर अगला देखेंगे। शाकाहारी और मांसाहारी क्या है। शाकाहारी और मांसाहारी क्या है अथवा इनमें क्या अंतर है। शाकाहारी और मांसाहारी बता देना है और दोनों में अंतर बताना है। हम एक ही बार में दोनों को जान जाएंगे। तो देखिए शाकाहारी और मांसाहारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। शाकाहारी के बारे में पहले हम जानते हैं। वे जीव जो अपना भोजन केवल पौधों के रूप में लेते हैं शाकाहारी जीव कहलाते हैं। वे जीव
जो अपना भोजन केवल पौधों के रूप में लेते हैं शाकाहारी जीव कहलाते हैं। और मांसाहारी के बारे में जानेंगे कि वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के रूप में लेते हैं मांसाहारी जीव कहलाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के रूप में लेते हैं मांसाहारी जीव कहलाते हैं। देखिए, प्रश्न आपको दो तरीके से पूछ सकता है, शाकाहारी और मांसाहारी क्या है, या इनमें क्या अंतर है, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी में क्या अंतर है। इस दोनों का जवाब आपको एक ही होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधे भोजन कैसे प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं कौन सी हैं। पहला देखिए, इसमें दो प्रश्न दिए हुए हैं कि पौधे भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, और इसी में दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं कौन सी है। तो चलिए हम इसका जवाब जानते हैं। पौधे स्वयंपोषी हैं, वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उनको स्वयंपोषी बोला जाता है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर है, एक बार हम क्लियर कर देते हैं। पौधे स्वयंपोषी हैं, वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दो अवस्थाएं हैं उनमें पहला है प्रकाशीय क्रिया, जो दिन के समय होती है, और दूसरा है अप्रकाशीय क्रिया, जो कि अप्रकाशीय क्रिया रात के समय होती है। बिल्कुल आसान शब्दों में है, आपके दिमाग में बिल्कुल ये फिट बैठ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों समझा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों समझा जाता है। तो इसका जवाब होगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि लाल भूरे रंग की सेम के बीज के आकार की होती है, जो मस्तिष्क के आधार के पास स्थित होती है। यह ऑप्टिक कोएज्मा के पास होती है, जहां से तंत्रिकाएं आंखों में जाती है। यह ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एक बार और आप सुन लें। पिट्यूटरी ग्रंथि लाल भूरे रंग की सेम के बीज की आकार की होती है, जो मस्तिष्क के आधार के पास स्थित होती है। यह ऑप्टिक कोएज्मा के पास होती है, जहां से तंत्रिकाएं आंखों में जाती है। यह ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है।